सौम्या जी, सपोज आप आईएएस ना होती तो क्या होती? काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। पर जैसा आप जानते हैं मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। अगर आईएएस में नहीं होती तो दो ही चीज़ होता। मैं क्लासिकल डांसिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो शायद नमस्ते। मैं क्लास विज्ञान भारती ब्रह्मावर्त, रोटरी क्लब कानपुर आइलैंड्स एवं स्टेम रोबो द्वारा आयोजित पॉडकास्ट कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है ऐसे व्यक्तित्व जो कहीं ना कहीं समाज को, यूथ को प्रेरणा प्रदान करते हैं, हम उनको अपने सामने लेके आते हैं। वो 3 इडियट्स मूवी आपको याद होगी और पार्टिकुलर वो सीन आपको याद होगा कि अपने दोस्त का रिजल्ट वो चेक करने जाते हैं, तो नीचे से चेक करते हैं और थोड़ी देर बाद उनको चेक करने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त इस बार पास नहीं हुआ। वो भीड़ से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोबारा रिजल्ट देखने पर पता चलता है कि जिस दोस्त का रिजल्ट हम वो नीचे से देख रहे थे उसने टॉप किया था। ऐसी ही कुछ स्टोरी है जो आज हमारे यहाँ पर पर्सनालिटी हमारे साथ उपस्थित है। हम स्वागत करते हैं सौम्या पांडे जी का। सौम्या जी नमस्ते। नमस्कार। बात है ये सन 2016 की। 22 साल की एक लड़की ने यूपीएससी का एक पहली बार एग्ज़ाम दिया और थोड़ा बदलाव था। एक था रिजल्ट 3 इडियट्स में देखा था तो रिजल्ट बोर्ड पे देख रहे थे, लेकिन इस बार पीडीएफ को डाउनलोड करके रिजल्ट देख रहे थे। तो डर था कि रिजल्ट में क्या आया होगा और नीचे से ही देखना प्रारंभ किया। थोड़ी देर बाद लगा कि इस बार रिजल्ट में शायद नाम नहीं आया। उनकी मदर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये देखो कि टॉप किसने किया है, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है। और कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया, ठीक है अगली बार देंगे। बट जैसे ही टॉपर को देखने चले तो चौथे नंबर पे उनका नाम था और ऐसे सौम्या जी हमारे साथ उपस्थित है जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी में ऑल इंडिया 4th रैंक प्राप्त करी और आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है सौम्या जी की। तो मुझे लगता है मैं जो बताऊंगा वो कम ही रहेगा, तो मैं सौम्या जी से ही निवेदन करूंगा कि वो ही अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी को ऐसे बताएंगी कि कैसे 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स थे आपके, देन फिर कैसे आपके मन में आया इंजीनियरिंग करने के साथ में कि आप यूपीएससी को ट्राई करेंगी, कैसे आपके गार्जियन ने सपोर्ट करा और किस तरह से आप आगे बढ़ी। क्या किसी कोचिंग का सहारा आपने लिया या कुछ बेसिक पाठ्यक्रम से ही या एनसीईआरटी या कुछ सिंपल बुक से तैयारी करी? तो कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई उसके बारे में जानना चाहिए। आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि हम मेरी कहानी वो 3 इडियट्स वाले से आपने शुरू की। मैं मूलतः प्रयागराज की रहने वाली हूँ और प्रयागराज की मिट्टी में ही पढ़ाई और एकेडमिक्स घुला ठीक मिला बात हुआ है। तो बचपन से ही पढ़ाई का माहौल शहर की वजह से और घर में माता पिताजी की वजह से मिला था। है। तो इसका बहुत बड़ा असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है जब वो आसपास एक अच्छा पढ़ाई का माहौल देखता है और देखता है कि जीवन में अगर कुछ बनना है तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द सोसाइटी। तो ये चीज़ मैंने आत्मसात बहुत छोटे उम्र से कर ली थी कि जीवन में अपना जो भी गोल मैं सेट करती हूँ उसको पूरा करने का एक ही वेपन है, वो है एजुकेशन, पढ़ाई, एकेडमिक्स। तो उसमें मेरी रुचि बचपन से रही। क्लास 10th और 12th में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया, सीबीएसई बोर्ड में नॉर्थ इंडिया में टॉप किया। और 12th का जब रिजल्ट आया था और मैंने सीबीएसई में टॉप किया था नॉर्थ जोन में, तब मैं ऐसे ही एक इवेंट में गई थी और वहाँ पे कुछ वो लोग 10th 12th के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे थे, प्राइज़ दे रहे थे। सिविल सर्विसेज के भी कुछ टॉपर्स आए थे। तो पहली बार मैंने देखा कि एक आईएएस क्या होते हैं, आईपीएस क्या होते हैं, डीएम क्या होते हैं, एसपी क्या होते हैं। और पहली बार, उसके पहले मुझे बहुत जानकारी नहीं थी इसके बारे में। पता चला कि अच्छा, सिविल सर्विसेज भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने ड्रीम्स को, अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप टेक्नोक्रेट हैं या आप डॉक्टर हैं तो आप एक फील्ड में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करके नेशन डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पर अगर आप सिविल सेवा में आते हैं, इसीलिए इसका नाम है सर्विसेज। मतलब ये एक जॉब नहीं है, 10 to 5 या 9 to 6 जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है जिसमें आप वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अपील की थी जब मैं क्लास 12वीं कक्षा में थी कि अच्छा, ऐसा कोई सर्विस है जिससे हम जिस फील्ड में चाहें, आप एजुकेशन में चाहें,
आप एजुकेशन में पॉलिसी बना के काम करिए, आप कल को कृषि क्षेत्र में चाहे आप वहाँ काम करिए, आपको कल लग रहा है कि मैं इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स में काम करूँ तो वहाँ पे आप अपना इनपुट दे सकते हैं। तो जिस फील्ड में आपकी रुचि है, आपके आइडियाज़ हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। और यही एक अपीलिंग फैक्टर था मेरे लिए IAS के बारे में सोचने का। फिर मैं इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट रहा था, मैथ्स और फिजिक्स में, जैसे आप फिजिक्स के इतने विद्वान हैं, तो फिजिक्स में रुचि रही थी मेरी शुरू से, मैथ्स में रही थी। तो मैंने इंजीनियरिंग एग्जाम दिया सभी बच्चों की तरह, और मेरा दाखिला मोतीलाल नेहरू NIT में मुझे एडमिशन मिला, प्रयागराज का कॉलेज है। वहाँ से मैंने 4 साल बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट रही अपने बैच की। और इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने मन में सोचा था कि मैं UPSC में भी अपना 1-2 प्रयास दूंगी, और उसी के साथ मैंने तैयारी की, एक सतत प्रयास किया, जिसे कहते हैं फोकस्ड अप्रोच के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ तैयारी की। और आई थिंक तैयारी के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद था, गुरुओं का आशीर्वाद था, ईश्वर का आशीर्वाद था कि प्रथम प्रयास में सफलता मिल पाई। तो ये जो पूरा एक तरीके से मेरी जर्नी रही थी सिविल सर्विसेज में आने की, उसका कंट्रीब्यूशन जाता है टू माय टीचर्स, टू माय पेरेंट्स, टू गॉड, जिनकी वजह से मैं प्रथम प्रयास में सफल हो पाई। जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर आपने जन्म लिया, जहाँ पर आपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा करी, वहाँ से ही आपको ग्रेजुएशन करने का अवसर भी मिला। तो कहीं ना कहीं उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, क्योंकि माँ की रोटियां भी मिली होगी आपको, पापा का प्यार भी मिला होगा। तो ये कितना आपकी जो तैयारी रही होगी उस समय, तो ये कितना मैटर करता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बच्चे कोटा जैसी फैक्ट्री में भाग रहे हैं, दिल्ली के लिए भाग रहे हैं तैयारी करने के लिए, अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं 2 साल 3 साल। फिर आप ये भी देख रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बच्चों का कहीं ना कहीं रास्ता भी बदल देते हैं। वो गए थे कुछ करने लगते हैं कुछ। जी। तो कहीं ना कहीं आपने इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ाई करी, में भी हो सकता था आपको कुछ और अच्छी चॉइस मिलती तो बाहर भी आप जा सकते थे। जी। ये कैसा आपको एक एटमॉस्फेयर अलग सा मिला होगा कि प्रयागराज में ही रह के ही पढ़ाई करना? ये बहुत अच्छा और प्रासंगिक क्वेश्चन है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जैसे कहते हैं ना रैट रेस, जैसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, कि इंजीनियरिंग की तैयारी या नीट की तैयारी करनी है तो कोटा में बड़ी कोचिंग करनी है, IAS की तैयारी करनी है तो किसी पर्टिकुलर शहर में, दिल्ली में जाना है, बड़ी बड़ी कोचिंग करनी है। और ये आसपास उस समय भी मेंटालिटी थी, आज भी है। मुझे ऐसा लगा कि मैं सौभाग्यशाली रही कि जहाँ पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जहाँ मेरी जन्म हुआ, जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, वहीं मुझे कॉलेज भी मिल गया। और उसका सबसे अच्छा फ़ायदा एक तरीके से ये मिला कि एक अनुशासनिक लाइफ में जी पाई, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल में जी पाई, जिसकी वजह से IAS जैसे टफ एग्जाम की मैं तैयारी कर पाई। देखिए, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो है अनुशासन। बहुत पहले बोला गया है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी च विद्यार्थी पंच लक्षणम। भले ही ये विद्यार्थी जीवन के लिए बोला गया था कि कौवे की तरह चेष्टा और बकुले की तरह ध्यान और ये सब होना चाहिए, पर ये जीवन के हर पड़ाव में हमें चाहिए। चाहे हम कोई स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, चाहे हम IAS का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो अपने शहर में रहकर तैयारी करने का ये एडवांटेज रहा कि एक माहौल मिला, घर का प्रोटेक्टिव माहौल मिला, हेल्थ अच्छी रही, क्योंकि हम देखते हैं हम बाहर जब जाते हैं तो हम खाना इधर उधर का खाते हैं, माँ का प्यार नहीं मिलता, घर की रोटी नहीं मिलती, तो हमारी हेल्थ अफेक्टेड होती है। हमारा डिसिप्लिन कई बार इधर उधर हो जाता है क्योंकि हमें मॉनिटर करने के लिए कोई अपना नहीं है। तो एक ये एडवांटेज रहा। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर्ड मेंटालिटी में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारे लिए क्या सही है। अलेक्जेंडर ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि आई डू नॉट फियर an army of lions. I do not fear an army of lions led by a sheep. I fear an army of sheep led by a lion. तो हमें वो lion बनना है, हमें वो लीडर बनना है, हमें वो sheep नहीं बनना है जो सब लोग कर रहे हैं। तो वो lion बनने के लिए आपको अपना सोच रखना चाहिए, अब आपके लिए क्या सही है, क्योंकि आज हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, हम AI में जी रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में जी रहे हैं। तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी अपने लैपटॉप पे, अपने इंटरनेट पे, अपने गूगल पे, जो आपको किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए चाहिए। फिर आता है आपकी सेल्फ स्टडी का रोल, और वो सेल्फ स्टडी आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक तैयारी के लिए एक दिशा की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, आप कोचिंग जाइए, आप कोचिंग करिए, बट मैक्सिमम रोल किसी भी सक्सेस में आपके सेल्फ स्टडी का होगा। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भी इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि अगर आप जिस विजन में रहते हैं
वहाँ पर अगर आपको आगे हायर स्टडी का भी अवसर मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए। राइट। क्योंकि ऐसा जो हमारे समाज में बन गया है कि जो मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, जिसके पास भी पैसा, उसको लगता है मैं अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए बाहर बच्चे को भेजने के लिए तैयार है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी हमको, हमारी संस्कृति को तो कमज़ोर करता ही है। हमारा जो लगाव है माँ बाप के प्रति, कितनी स्टोरीज हम सुनते हैं कि बच्चे बाहर विदेश चले गए और वो माँ बाप जो एक समय बड़ाई करते थे कि मेरे बेटे बाहर जॉब करते हैं, अंत समय उनका इतना बुरी स्थिति हुई और बच्चे देखने भी नहीं आए जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर फर्क पड़ता होगा कि जब बच्चे बाहर शुरुआत से ही पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, वो जो अटैचमेंट है बिल्कुल पेरेंट्स के साथ में, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के लिए तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारों में आप इसको भी प्रमोट करेंगे। अनदर थिंग इज कि आपकी मदर गायनी है, मैं जानता हूँ, तो एक कुछ अलग तरह से कुछ प्रेम मिलता है, प्रेम की अनुभूति होती है। तनाव स्वाभाविक है आना, आप जब पढ़ाई कर रहे होंगी। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 18 में आपका 12th कंप्लीट हुआ होगा, जस्ट +4, यानी कि जब आपने क्वालिफाई करा, यानी कि आप अपनी बीटेक की पढ़ाई के दौरान में ही प्रिपेयर कर रही थी यूपीएससी। सो इंजीनियरिंग की पढ़ाई का एंड फिर यूपीएससी, और दोनों में तालमेल थोड़ा कम है मुझे लगता है, क्योंकि यूपीएससी में काफ़ी अलग तरह का सिलेबस है, इंजीनियरिंग का अलग है। उसको बैलेंस करने में मुझे लगता है माँ का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि माँ ने किस तरह से आपको उस समय, ऐसा स्ट्रेस होता होगा थोड़ा सा, कई बार बहुत ज़्यादा देर बात नहीं होती है तो कुछ डिप्रेशन जैसा भी होने लगता है, वो माँ का रोल क्या था, मैं चाहूँगा अगर वो आप शेयर करें तो दर्शकों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये तो ऐसा मार्मिक सवाल है कि जितने दर्शक हैं और आप हैं और हम आज आए ही हैं इस दुनिया में अपनी माँ की वजह से। तो सबसे बड़ी शक्ति की कोई रूप होती है, तो नवरात्रि में जब हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो हमें अपनी माँ की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें जीवन मिला है, उन्होंने ही हमारे जीवन का सृजन किया। तो जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात से बहुत अच्छे तरीके से इत्तेफाक रखेंगे कि हमारे जीवन में सफलता का मैक्सिमम श्रेय किसी को जाना चाहिए तो माता पिता या पेरेंट्स को जाना चाहिए, और ख़ास तौर से माँ को, क्योंकि वो अपनी लाइफ बहुत सैक्रिफाइस करके हमें आगे बढ़ाती हैं। पर्सनली आपने मेरे बारे में पूछा है, तो मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, उनका अपना हॉस्पिटल रनिंग था। लेकिन जब मैं 10th में आई, जब मेरी सीरियस पढ़ाई शुरू हुई, तो उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। उन्होंने काफ़ी अपनी प्रैक्टिस कम करके मेरी पढ़ाई पे, खान पान पे, डिसिप्लिन पे ध्यान देना शुरू किया। और ना केवल पढ़ाई पे, मेरा जितने भी, मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक था तो उन्होंने बास्केटबॉल में मुझे सिखवाया और मैं कैप्टन बनी अपने स्कूल की, कॉलेज की। मुझे नृत्य करने का बहुत शौक था। मैंने बचपन में हेमा मालिनी जी का डांस देखा था जब मैं 3-4 साल की थी, और मुझे लगा कि मैं भी डांस करूं। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर भरतनाट्यम और कथक की 15 साल ट्रेनिंग दिलाई। पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या हैं और शर्मा मैम उनसे। और मैंने कथक में ऑल इंडिया लेवल पे बहुत प्राइजेस जीते। मुझे बालश्री अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी, हर जगह अवार्ड जीतने का सौभाग्य मिला। मुझे एनसीसी ज्वाइन कराया उन्होंने, मैं बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ एनसीसी में। और कोई भी ओलंपियाड आता था, फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मैथ्स और फिजिक्स ओलंपियाड में मैं स्टेट लेवल तक गई। इन सब जगह मेरे बगल में कौन खड़ा रहता था, वो थी मेरी माँ। और इवन यूपीएससी के जर्नी के दौरान, जैसा आपने बोला, स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि यूपीएससी इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम। जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो जानते हैं कि 2 चीज़ें लाइफ में बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। यूपीएससी जैसा एग्जाम, क्योंकि हो सकता है आप टॉप कर जाओ और अगली बार आपके प्रीलिम्स में भी ना हो। और दूसरा स्टार्टअप्स भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अपने लाइफ के आप 18 से 30 साल की उम्र का समय आप लगाते हो, आपको नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट वायबिलिटी कितनी है, सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो इसमें बहुत बड़ा आप रिस्क लेते हो डू और डाई वाले के साथ। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको तब आती है जब आपके पीछे कोई हिम्मत देने वाला हो, और वो होता है आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स, आपके फ्रेंड्स। तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक मैराथन की तरह था। मुझे मेरी मदर ने बहुत पहले बताया था कि देखो, इस तैयारी में अगर आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है। ये 22 किलोमीटर की दौड़ है, ये 400 मीटर की दौड़ नहीं है कि आज आपने सोचा और कल आप आईएएस बन गए। आपको 1-1.5 साल 2 साल की तैयारी और 1-1.5 साल एग्जाम, तो कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी। कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे व्हेन यू विल फील लाइक गिविंग अप, कमरा बंद करके आप रोगे, परेशान होगे और आपको लगेगा कहाँ फंस गए। आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, अच्छा खासा एक जॉब मिलके एक सेफ सेटल्ड लाइफ आपको मिल सकती थी। सो देन यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग। और एक किताब जो मेरे टेबल पे उन्होंने रखी वो थी भगवद गीता, जिसकी लाइन थी कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पे हमारा अधिकार है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। तो ये जो मेंटली स्ट्रांग
मैं बनी वो काफ़ी हद तक मेरी मदर की वजह से बनी। और हमेशा एक मन में ये था कि अपना 100% देना है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही मुझे अपना एम, अपना गोल दिखना चाहिए और फिर अपना 100% देना चाहिए। अगर नहीं होता, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होती है तो कुछ और बेहतर लिखा होगा। तो ये यूपीएससी की तैयारी के दौरान मुझे लगा। और इंजीनियरिंग के साथ साथ बहुत टफ इसलिए था क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक कोर ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिसका सिलेबस अपने आप में बड़ा होता है, ग्रेजुएशन होता है, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। उसके साथ यूपीएससी में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी। तो एक डिफरेंट चीज़ आपको पढ़नी होती है, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। ऑप्शनल भी मैंने भूगोल लिया था, ज्योग्राफी लिया था, विच वॉज टोटली डिफरेंट, जो 10th तक मैंने पढ़ा था। 11th-12th में मैंने पीसीएम पढ़ा था। तो मुझे टाइम मैनेजमेंट की पावर मुझे मेरी मदर ने सिखाई, प्रायोरिटी सेटिंग की पावर सिखाई कि भाई ठीक है 24 घंटे हैं, 8-7-8 घंटे सो रहे हैं, तो बचे हुए समय में कैसे मैं सुबह 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, कॉलेज के बाद आके कैसे मैं पॉलिटी के 2 चैप्टर पढ़ लूँ, कैसे जो बीच बीच का टाइम होता है ना, आने जाने का समय, लाइब्रेरी में बीच में यूज़ कर लूँ समय, बाहर बहुत घूमने हो सकता है हम लोग थोड़ा सैक्रिफाइस कर लें, घूमने ना जाए, मूवीज ना जाए, फंक्शंस में जाए, क्योंकि तपस्या होती है, आप भी जानते हैं किसी भी चीज में सफल होना है तो एक तपस्या की तरह होती है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है मेरी मदर ने मुझे बहुत और बिल्कुल एक महत्वपूर्ण आपने बात कही कि अर्जुन की आंख में निशाना लगाना था, उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, और निशाना लगाना था उस पानी में देख के। जी। अब अगर सपोज वो जल में ही कुछ हलचल हो जाती तो निशाना कैसे लगता है? वो माहौल मुझे लगता है आपके परिवार ने आपको प्रोवाइड करा, और आपने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया। कुछ दिन पहले एक मेरे रिलेटिव मेरे से मिले और उनको अपने बच्चे की नीट की तैयारी करानी है, तो मेरे से कहने लगे क्या मैं डमी स्कूल में इसका एडमिशन करा दूँ? जी, डमी स्कूल में एडमिशन करा दूँ। और वो, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने कहा ठीक है आप चिंता ना करिए, पैकेज है, मैं डमी स्कूल में एडमिशन करा दूँगा और ये 2 साल इसके पढ़ाई हो जाएंगी, प्रिपेयर हो जाएगी, बच्ची आपकी निकल जाएगी। मैंने कहा लेकिन बच्ची आपको लगता है सरवाइव करेगी आगे? दुनिया फेस कर पाएगी क्या वो? क्योंकि आपने स्कूल में, जब वो बच्चा जाता है स्कूल में, बहुत कुछ फेस करता है, टीचर्स फेस करता है, अलग अलग स्टूडेंट्स का बिहेवियर फेस करता है, कुछ का अच्छा होगा, कुछ का बुरा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सब तो वो देखने को नहीं मिलेगा उस बच्चे को, वो तो डमी पढ़ाई करता रह जाएगा। फिर वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के दौरान बंद होके रह जाएगा, अपनी बातें किससे शेयर करेगा, किससे बताएगा। कई बार तो हम अपने गार्जियन को भी कुछ बातें नहीं बताते, कैसे होगा? मैंने कहा डमी स्कूल करा के आप उसको एक डॉक्टर तो बना सकते हो, बट मुझे लगता है कि वो अपनी ही लाइफ को संभालना उसके लिए कठिन हो जाएगा। तो उसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि मेरी मदर ने, आपकी फैमिली ने आपको कथक भी कराया, बिल्कुल, आपको बास्केटबॉल भी कराया, एनसीसी भी कराया, नहीं कहीं रोका नहीं। और ये एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, बहुत सारे गार्जियन और एज वेल एज टीचर्स, बहुत सारे वो इन सब चीज़ों को प्रमोट करते ही नहीं है, वो कहते हैं सिर्फ फोकस करें पढ़ाई पे। तो मुझे लगता है कि सौम्य जी की एक बहुत बात हिट करनी चाहिए आपको कि जीवन में पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उसके साथ में उतनी एक्टिविटीज भी महत्वपूर्ण है। वो एक्टिविटीज स्पोर्ट्स की भी हो सकती है, वो एक्टिविटी राष्ट्र सेवा के लिए भी हो सकती है, और वो एक्टिविटी कल्चरल भी हो सकती है। तो ये एक बात सौम्य जी से हम लोग को जानने मिली। सौम्य जी, सपोज आप IAS ना होती तो क्या होती? काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग सवाल है, पर जैसा आप जानते हैं मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। अगर IAS में नहीं होती तो 2 ही चीज़ होता। मैं क्लासिकल डांसिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो शायद मैं क्लासिकल डांसर होती, क्योंकि मैंने प्रभाकर तक किया हुआ और आगे अभी भी मैं कंटिन्यू करती हूँ। अभी भी कहीं मुझे मौका मिलता है मैं रोज़ रियाज करती हूँ अपने 250-300 घुंघरू बांध के, क्योंकि मेरे लिए वो एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। आप सब लोग कोई ना कोई फॉर्म ऑफ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान करते होंगे, मेरे लिए डांसिंग मेडिटेशन है, क्योंकि उसमें आप हायर लेवल से कनेक्ट कर सकते हैं। और जितने शास्त्रीय नृत्य हैं, स्पेशली जो यूथ देख रहे हैं, मैं आप लोगों से ज़रूर आह्वान करूँगी आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स वेस्टर्न थिंग्स, बिकॉज हमें लगता है दे आर सो कॉल्ड मॉडर्न। बट हमारे, अगर हम पन्ना पलट के अपने इतिहास को देखें तो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं, आप फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कथक फॉर एग्जाम्पल 3 ताल से बना है, और 3 बहुत सारी तालें होती हैं कथक में। 3 ताल 16 मात्रा का होता है, 4-4 मात्राओं का उसमें सेगमेंट होता है। कथक इज प्योर मैथमेटिक्स, मतलब अगर आप कथक को बीच में डीपली जाएं, हर ताल को पढ़ें, हर टुकड़ा, हर तोड़ा में 16 ताल की मात्रा मिलेगी।
आप कोई गाना उठा के देख लें, उसमें आपको कहरवा ताल मिलेगा, धागे न ती न कधे न। तो किसी भी, तो व्हेन वी डू सच काइंड ऑफ, जब हम अपने शास्त्रीय संगीत को देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम लोग कितने एडवांस्ड थे और हम लोग को इस चीज़ को डाई डाउन नहीं होने देना है। बिल्कुल। तो दिस इज वन थिंग जो मैं बताना चाहती थी कि हम लोग अपने रूट से ज़रूर जुड़ के रहें, क्योंकि इससे हमें बहुत स्ट्रेंथ और पावर मिलती है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था, अगर मैं IAS नहीं होती तो मे बी मैं अपना क्लासिकल डांस का पैशन फॉलो कर रही होती, और बिकॉज मेरे पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री थी तो मैं हायर स्टडीज़ में जाके ज़रूर टेक्निकल क्षेत्र में कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाह रही होती। सो माई क्वेश्चन वॉज ऑर्डिनरी बट आंसर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक 10th और 12th में नॉर्थ रीजन में टॉपर करने वाली लड़की, देन फिर यूपीएससी को 4th रैंक के साथ क्रैक करने वाली लड़की, गोल्ड मेडल लाने वाली लड़की इंजीनियरिंग में, और वो कह रही मैं करियर अगर बनाना भी होता तो क्लासिकल कर लेती, नहीं तो कुछ रिसर्च कर लेती। ये आपके लिए सोचने की बात है कि आप लोग कितना डिप्रेशन में चले जाते हो पढ़ते पढ़ते, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, दोस्त बहुत लिमिटेड बनाते हो। ये कहीं ना कहीं सीखने वाली बात है सौम्य जी से। तो सौम्य जी, मतलब आपसे बातचीत करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि नटराज की जो मुद्राएं हैं जी, ये मैं नहीं, ये नासा कहता है कि नटराज की जो नृत्य की मुद्राएं हैं वैसा गैलेक्सीज का डांस है। करेक्ट। जो हमारे यहाँ हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो उन गैलेक्सीज का जो टाइटनिंग ट्विस्टिंग ये सारी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें ही है। और इवन मैं तो E = MC² को गॉड इक्वेशन ही मानता हूँ। वो अच्छा। आइंस्टीन ने भले ही दिया था, तो हाँ। एक्चुअली है क्या दुनिया में, मास एंड एनर्जी। हाँ। एंड आप देखिए हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कितना अच्छा एक्सप्लेन करा है कि ये जो शरीर है नश्वर है जी, यानी मास, और मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो हमारे यहाँ बच्चे का जन्म कैसे होता है, एट दैट टाइम एनर्जी कन्वर्टेड टू द मास। yes। पर जब कोई खत्म होता है तो क्या करते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं, हाँ। देन वापस मास कन्वर्ट होता है एनर्जी Energy। में। एंड देखें तो ये सब E = MC² MC² है। वो बात अलग है, वेज अलग है। एक अध्यात्म का मार्ग है जिससे लोग आगे भगवान तक जाते हैं, और हम जैसे लोग थोड़ा वैज्ञानिकता के आधार पे चलते हैं। तो सौम्य जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के एक और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ईश्वर की कृपा भी कह सकते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद हो सकता है, पूर्वजों का आशीर्वाद हो सकता है, सारी चीज़ें समय पे हुई जी। सपोज, मतलब 18 में 12th 22 में आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तुरंत आप जॉब पे आ गए एंड सही समय पे शादी भी हो गई। जी जी। ये भी एक, मैं इसको भी लाना चाह रहा था कि देखिए आज के समय में मैं देख रहा हूँ जो हमारा यूथ है, उस जो प्रोफेशनल्स भी हैं, उनका शादी का एज भी अराउंड 28, 29, 30 पहुँच रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे, मैं जो अभी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनकी एज 18 या 19 है, उनके गार्जियन की अभी 55, 56 एज है। तो ये मुझे लगता है ऐसे प्रोफेशनल जॉब्स के चक्कर में ये भी एक बैलेंस बिगड़ रहा है, जी। क्योंकि जॉब करने के चक्कर में, चूंकि ये बाहर प्रोफेशनल्स जाते हैं, बेंगलोर, नोएडा जैसी जगह पे रहते हैं, शादियाँ लेट होती हैं, फिर बच्चे लेट हो रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, अपने बच्चे में अभी भी दोनों जॉब करने वाले हैं, उनको पाल कोई तीसरा रहा है बाहर वाला, तो वो किस इमोशन से पालेगा। तो एक कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल आपने भी सेट करा कि वो आई थिंक 19 या 20 ऐसे, तो आपका जो शादी हुआ तो वो 16 और 19 ये 3 साल जी। तो मुझे लगता है बहुत सही समय पे होगा। तो इसमें भी क्या गर्ल्स को आप कुछ सलाह देनी चाहेंगी कि गर्ल्स भी क्या है, प्रोफेशनल्स होने के बावजूद मैं देखता हूँ बहुत देर में शादियाँ प्लान हो रही है, बहुत देर में फिर उनके बच्चे प्लान, मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन है, और गार्जियन परेशान होंगे, और आपके गार्जियन डेफिनेटली खुश होंगे क्योंकि टाइम पे हुआ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल आपने क्वेश्चन पूछा, और आज की सोसाइटी हमारी ऐसी हो रही है कि हमें लगता है कि पहले हम, और ये बहुत सही भी सोचना है कुछ मामलों में, कि हम इकोनॉमिकली पहले सेटल्ड हो जाएं, उसके बाद हम फैमिली सोचें, आगे प्लान करें। पर अगेन मैं अपने शास्त्रों पे जाऊंगी, उन्होंने बड़ा अच्छा से 4 काल जीवन के डिफाइन कर रखे हैं, विद्यार्थी जीवन, उसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो उसमें भी टाइम है कि हर जीवन के हर काल में, उम्र में तय है कि आपको किस तरीके का जीवन अपनाना चाहिए, जीवन शैली अपनानी चाहिए। पर आज हम दूसरे समाज में रह रहे हैं। इसमें बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अब ये तो बहुत पर्सनल चॉइस होती है कि किस एज में हम सेटल्ड होना चाहते हैं या सेटल्ड नहीं होना चाहते हैं, किस एज में हम फैमिली प्लान करना चाहते हैं। बट एक चीज़ है कि हमें
अपने लॉन्ग टर्म में अपने फैमिली के वेलफेयर को सोचते हुए हम अच्छा रहता है अगर हम हर चीज़ें टाइमली करते रहें. इट इज़ गुड फॉर द फैमिली. बट अगेन ये बहुत पर्सनल चॉइस होती है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है इस चीज़ को लेके. पर इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो ये वाली टाइम होता है 18 साल या मान लीजिए 17 साल से लेके 25 साल तक का, ये सबसे गोल्डन पीरियड होता है हमारे लाइफ का इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशन. आप जानते हैं a building is as strong as its foundation. तो हमें आने वाले अपने 50 साल जीवन के जो हमारे दिशा और दशा होगी, जो डायरेक्शन होगा, वो ये टाइम डिफाइन करेगा. इस टाइम को हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. अपनी व्हील ऑफ गोल्स बनाना चाहिए. मैंने कहीं पढ़ा था कि एक चक्र बनाना चाहिए और उसमें गोल्स बनाना चाहिए. जैसे 70% टाइम 80% टाइम अगर हम अपने करियर को दे रहे हैं, तो 10% टाइम अपने रिलेशनशिप्स को दें, 5% टाइम अपने हेल्थ को दें, 5% टाइम स्पिरिचुअलिटी को दें. 100% टाइम अगर हम करियर को देंगे तो जो एक पर्सनल लाइफ का वॉइड है वो क्रिएट हो जाएगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एक बैलेंस्ड जीवन शैली फॉलो करें जिसमें हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल लाइफ, करियर सबको हम टाइम दें. एक व्हील ऑफ गोल्स बनाएं और इस दौरान हम लोग अपने गोल्स को सेट कर लें. अभी मैं बहुत सारे लोगों से पूछूंगी कि अगर इस समय भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, और आपसे कुछ एक इच्छा या 3 इच्छाएं पूछें, तो आप क्या बोलोगे? तो बहुत लोगों को समय लगेगा सोचने में कि हम चाहते क्या है अपने जीवन में. तो इस समय को आप लगा सकते हैं अपने करियर प्लानिंग में. उसके लिए आप काउंसलर्स, टीचर्स सबकी मदद ले सकते हैं. अपने एप्टीट्यूड को देख सकते हैं. अपने गोल को सेट कर लीजिए और उस गोल को फिर पाने के लिए एक्सीलेंस, पैशन सबसे फ्यूल करिए. तो ये टाइम आप लगाइए अपने गोल सेटिंग में, और एक बार हम अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं तो लाइफ में ऑटोमेटिकली सब चीज़ें टाइमली होती रहती हैं. तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि गोल सेटिंग कर लें एंड देन फ्यूलिंग इट विद पैशन एंड एक्सीलेंस. एग्जैक्टली. सो अभी भी जिस पोस्ट पे आप हैं वो आसान नहीं है, या जिस पोस्ट पे रही होंगी आसान नहीं. देखने में लगता है प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन भारत में प्रशासनिक अधिकारी का रोल बहुत अलग है जी. और हेक्टिक जॉब है. जैसे आपने कहा सेवा है. हाँ. दिन नहीं होता, रात नहीं होता, कब जाना पड़ेगा, और 22 दिन के बच्चे को लेके सीट पे बैठना, वो तो सबने देखा है. तो ये इतने हेक्टिक शेड्यूल में कैसे मैनेज करते हैं आप चीज़ों को? कुछ फेवरेट्स आपकी बुक होंगी, कुछ जब स्ट्रेस होता हो तो डिस्ट्रेस करते होंगे. तो डिस्ट्रेस करने के लिए आपने बताया जैसे कि आपके जो नृत्य की विधा है वो आपकी फेवरेट है, संगीत का कुछ योगदान होगा. तो कैसे मैनेज करती हैं ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस भरा माहौल है, ये जॉब भी थोड़ी सी हेक्टिक रहती है, और फिर आपका प्रोफेशनल जीवन, पर्सनल लाइफ, कुछ सोशल लाइफ, इन सबको कैसे बैलेंस करते हैं? ये भी मुझे लगता है लोगों को आप बताएंगे तो सुन के अच्छा लगेगा. जी, इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं आप लोगों से 2 साल पहले रिवाइंड करने के लिए कहूँगी समय, जब कोविड का भयावह समय था और आसपास हम लोग बहुत त्राहिमाम देख रहे थे और बहुत डेथ्स हो रही थी, कैजुअलिटीज़ हो रही थी. कोविड का सब में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी. वो समय ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें रियलाइज़ कराया कि हमारा जो जीवन होता है जिसमें हम लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जैसा 3 Idiots से आपने शुरू किया था, उसमें लाइन था, वी आर ऑल इन अ रेस एंड वी हैव टू बिकम फर्स्ट, सो वी ऑलवेज हैव टू बिकम फर्स्ट. और उस रेस में हम दौड़ते रहते हैं. हम भूल जाते हैं कि जीवन का एक्चुअल मतलब क्या है. और कोविड ने हमें बहुत समय दिया ये सोचने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का, कि जीवन का एक्चुअल मीनिंग है कि तटस्थ होके अपने अंदर झांकना, और वो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाता है. तो the best stress buster is to look within ourselves, and the best medium to do is spirituality. और वो स्पिरिचुअलिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है. आपके लिए वो किताब पढ़ना हो सकता है, मेरे लिए वो डांस करना हो सकता है, किसी के लिए वो पौधों में पानी देना हो सकता है, किसी के लिए कुकिंग हो सकती है. तो एक चीज़ अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए और स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए जो सब कर सकते हैं वो ये है कि आपकी जो इनर कॉलिंग है, आपकी जो अंदर की आवाज़ है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जो हॉबी आपकी है, जिसे करके आपको अच्छा लगता है, वो उसको हम कभी ना मरने दें, चाहे हम किसी भी पद और पोजीशन पे हों. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम सब उनके बारे में जानते हैं. वो हमारे मिसाइल मैन थे, हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. पर उनसे जब पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस में मिलती है, तो उन्होंने बोला टीचर बन के, बच्चों को सिखा के, बिकॉज दैट वॉज हिज इनर कॉलिंग. वो एक लाइन कहते थे जो आप सबने सुनी होगी कि अ ड्रीम इज समथिंग विच वी डू नॉट सी व्हेन वी स्लीप, अ ड्रीम इज समथिंग विच डज नॉट लेट अस स्लीप. सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं.
तो अगर हम अपनी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं, स्ट्रेस को बर्स्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपनी इनर कॉलिंग को सुनना चाहिए। जवाब उसका कोई आसपास नहीं है, जवाब हमारे अंदर है। और एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो है हैबिट फॉर्मेशन। हमें अच्छी हैबिट फॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। एक उपनिषद में एक संस्कृत श्लोक है और उसका इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ। वो कहता है सो अ थॉट रीप एन एक्शन। सो मतलब होता है बीज को बोना और रीप मतलब होता है फसल काटना। तो सो अ थॉट मतलब अच्छे विचार को बोइए, रीप एन एक्शन तो जो आप सोचेंगे वही एक्शन आप करेंगे। मान लीजिए मुझे ये है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है और मुझे देर से उठने की आदत है, तो पहले मैं सोचूंगी कि मुझे सुबह उठना है। तो ये थॉट हुआ। एक्शन क्या हुआ? सुबह उठना मैंने शुरू किया। सो एन एक्शन रीप अ हैबिट। अब जब मैं 20 दिन 25 दिन महीने भर सुबह 5 बजे उठूंगी तो वो मेरी हैबिट बन जाएगी। तो मैंने एक एक्शन को बोया और मैंने एक हैबिट निकाला। यू सो योर हैबिट, यू रीप योर डेस्टिनी। और जब मेरी वो हैबिट बन गई और मैं वो करने लगी महीने 2 महीने, उसी से मेरा मुकद्दर बन गया कि मैं सुबह उठ के और अपना काम करने लगी, अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना अहम ब्रह्मास्मि को महसूस करने लगी। तो कोई भी चीज़ आप लाइफ में कितने भी ऊंचे पद पे हों, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस्ड अगर करना है तो अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स और अच्छे हैबिट फॉर्मेशन में हमें ध्यान देना चाहिए। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को योगा का महत्व याद दिलाया और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया, अपने धर्म से, अपने योग से, अपने स्पिरिचुअलिटी से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी के ध्येय वाक्य को ही यहाँ पर बताया कि उत्तिष्ठत जागृत एंड प्राप्त वरानी मोदक। जी। कहीं ना कहीं वो बताया। और स्पिरिचुअलिटी को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझते हैं कि पूजा पाठ करना, भगवान को ध्यान करना, मंदिर में जाना, बट आपने कहा आपकी इनर सोल जो कह रही है वो करना ही कहीं ना कहीं हमारा भक्ति भाव भी कह सकते हो। कहीं ना कहीं हमको शांति भी मिलती और है। हम धर्म कर्म ही धर्म है, तो हम अपने कर्म अगर करते रहे, कर्म योगी बने तो कलयुग में हम जी रहे हैं और कर्म ही धर्म है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी प्यासे को पानी ना पिलाए और फिर हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहे, कहीं ना कहीं शिवलिंग पे जल चढ़ाना नहीं बुरा है, लेकिन किसी प्यासे को पानी ना पिलाना भी बुरा है। शायद मुझे लगता है जितना पुण्य शिवलिंग पे जल चढ़ाने का मिलेगा उतना ही किसी प्यासे को पानी पिलाने में मिलेगा। मेरे जीवन में जो विशेष करके 3 ऐसे वैज्ञानिक रहे, चूंकि इस कार्यक्रम का नाम ही ज्ञान विज्ञान संवाद है, तो मैं थोड़ा अब इधर से कहीं आपको दूसरी तरफ मोड़ रहा हूँ। 3 ऐसे वैज्ञानिक जो जिनको मैं बहुत अपना प्रिय मानता हूँ, जिन्हें कहता हूँ मैं वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जिसे लोग पीसी रे के नाम से जानते हैं। वो क्यों आता है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी के लिए एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि सन्यासी या ऋषि मुनि के वेश में वैज्ञानिक, तो ये अपने आप उनका जो पहनने ओढ़ने का जो भी तरीका था, उन्होंने एक प्राध्यापक के रूप में केवल पढ़ाना पसंद नहीं करा। उन्होंने पसंद करा एक उद्योग को प्रारंभ करना। जैसे हम सब जानते हैं कि दवा की जो इंडस्ट्री है, मेडिसिन की इंडस्ट्री है, वो प्रफुल्ल चंद्र राय जी की देन है। और आपको ध्यान होगा 2020 में एक टैबलेट की बहुत डिमांड थी, उसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दुनिया में पहली ऐसी कंपनी थी, बंगाल फार्मास्यूटिकल, एस्टेब्लिश्ड बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जो बनाती थी। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के मन में आया होगा कि एक शिक्षक बन के अपना जीवन बिता लूं, कुछ बच्चे तैयार करूं, या एक इंडस्ट्री की शुरुआत करूं जिससे कि जब भारत आजाद हो, स्वतंत्र हो, तो उसके लोगों के मन में ये आए कि हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने भी हमारे लिए कुछ सोचा, कुछ किया। क्या आपका भी ऐसा मानना है कि हमारे कहीं ना कहीं अध्यापक या IITs के प्रोफेसर, वैज्ञानिक इस दिशा में कम सोच रहे हैं? मेरा ऐसा अनुभव आता है शायद कम सोच रहे हैं जी। एक सबको अपनी शायद 9 से 5 या 9 से 6 की जॉब है, रिसर्च पेपर बहुत सारे पब्लिश कर रहे हैं, नो डाउट, प्रोजेक्ट्स में रन कर रहे हैं, सब कुछ है, बट क्या प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जो भाव था कि एक उद्योग की स्थापना भी करना, और मटेरियल साइंस वाले मटेरियल साइंस में रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं बट एक चम्मच नहीं बना रहे जी। ये सोचने की बात है। आज हम आप तो इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल में कितने बड़े सारे पेपर रिसर्च हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट इलेक्ट्रिकल में हम कहाँ स्टैंड करते हैं जी। 5G टेक्नोलॉजी में अराउंड 1000 पेटेंट्स में से इंडिया का कंट्रीब्यूशन लेस देन 10 है। तो कहीं ना कहीं चैलेंज है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे प्रोफेसर फॉलोअर्स ही, लीडर्स नहीं। राइट। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? आपका कुछ, अगर आपने कभी इसका इवैल्यूएशन किया हो, क्या आपने भी कभी सोचा हो, तो अगर ऐसा कुछ आप बता सके कि हमारे ऐसा क्यों है भारत में? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत अगेन रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज जब देखिए, जब रैंकिंग्स भी आती हैं, तो रैंकिंग्स जब इंटरनेशनल लेवल पे आती हैं तो इनोवेशन पे बहुत फोकस रहता है, और हमें भारत को भी बहुत स्कोप है इनोवेशन करने का।
देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है प्रारंभिक शिक्षा, मतलब जिसे कहते हैं बेसिक एजुकेशन। आपने अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने देखी ही होगी, उस पे बहुत फोकस 2 चीज़ों पे कहा गया है। एक तो जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, उनको एक्टिविटी बाय मतलब लर्निंग बाय डूइंग। हम लोग किस पे फोकस करते हैं, किताब ले आओ, रट लो, मार्क्स आ जाओ, बट हम कभी भी फोकस नहीं करते उसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाएं। हम बच्चों को एंगल्स कैसे सिखाते हैं, हम उनको कॉपी पे या ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे, प्रोट्रैक्टर ले आएंगे 0 डिग्री 30 डिग्री। कभी हम ये नहीं सोचते कि एक दरवाजा है, बच्चा दरवाजा खोल रहा है, बंद कर रहा है, हम नीचे जमीन पे ही बना दें 0 डिग्री 30 डिग्री, वो दरवाजा खोले तो 30 डिग्री खोला, 90 डिग्री खोला। तो ये होता है बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मतलब हम बिल्डिंग से सिखाएं, बच्चों को एक्चुअली ले जाएं लैब्स में और सिखाएं। पर इस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत फोकस किया है, उस पे ज़रूरत है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके उसको आगे बढ़ाने की। आजकल जो हमारी सरकारी में आंगनबाड़ी कहते हैं, उनको मॉडल बाल वाटिका बनाना है कि बच्चों को वहाँ अच्छे से सिखाया जाए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। अब प्रारंभिक एजुकेशन के बाद हम लोग आ जाते हैं बेसिक एजुकेशन में, कक्षा 1, 2, 3, 4 से लेकर 10वीं 12वीं तक। वहाँ पे भी अब फोकस, पहले ये था कितना पढ़ लिया, कितना रट लिया, कितना लिख सकते हैं, कितना जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब ये है कि कितना वो लर्न कर रहे हैं बाय एक्टिविटी, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी अब मॉडल्स, इनोवेशन। आप देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इंस्पायरिंग अवार्ड्स ICT हो गया है जी, तो ओलंपियाड्स वगैरह में बच्चे पार्टिसिपेट करें। तो ज़रूरत है कि इसको और आगे बढ़ाएं। इवन जो हमारे टीचर्स हैं वो बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। हमारे संविधान में भी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम सबके अंदर, आर्टिकल 51 है कि हम सबके अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। तो अब ज़रूरत है कि ना पूरे समाज में, जैसे आपने प्रोफेसर PC रे का नाम लिया, तो इंडिया में एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया था उन जैसे प्रोफेसर्स की वजह से। जैसे यूरोप में एनलाइटनमेंट का दौर हुआ था, रेनेसां का दौर हुआ था, वैसे इंडिया में भी रेनेसां का दौर चल रहा है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि एक साइंटिफिक टेम्पर जागृत हो सब में। हर चीज़ को क्वेश्चन करना, लॉजिकल सोचना, ये हमारे बच्चों में भी आए, वो लोग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें, इंटरनेशनल लेवल पे अपना स्टैंडिंग बनाएं। और तीसरी चीज़ जो हायर एजुकेशन है, IITs, NITs, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस देने की ज़रूरत है। नीति आयोग हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इनोवेशन मिशन, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हम कर पाएँ, इनोवेटिव स्पिरिट को हम आगे ले जा पाएँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी जो हम यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं और सरकार कर भी रही है, कि हम लोग बच्चों में रोल मॉडल्स और इंस्पायरर्स बनाने की एक प्रथा शुरू करें। मैंने किताब पढ़ी थी अभी, डॉक्टर विवेक मानसिंह, ये हमारे कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं MNIT के, उन्होंने एक किताब लिखी है अचीविंग मीनिंगफुल सक्सेस। उसमें एक चैप्टर है कि 4 भगवान और होने चाहिए, हम जो भी भगवान मानते हैं उनके अलावा 4 और भगवान होने चाहिए। और वो 4 भगवान हैं रोल मॉडल्स, इंस्पायरर्स, बुक्स और मेंटर्स। और ये अगर हम लोग ले आए तो इनोवेशन ऑटोमेटिकली एक कल्चर बन जाएगा। इंस्पायरर वो होता है जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, भले ही मैं क्रिकेटर नहीं बनना चाहती हूँ, पर उनकी कुछ क्वालिटीज, उनका डिसिप्लिन, उनका फिटनेस मुझे इंस्पायर करता है। तो कोई भी हो सकता है जो हमें इंस्पायर कर सकता है। रोल मॉडल वो है जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ, मतलब IAS में ही कोई बहुत सीनियर IAS ऑफिसर जिनकी तरह, या साइंटिस्ट में अगर मैं साइंटिस्ट हूँ तो प्रोफेसर PC रे मेरे रोल मॉडल हो सकते हैं, प्रोफेसर CV रमन मेरे रोल मॉडल हो सकते हैं। मेंटोर आप हो सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आप दैनिक रूप से बहुत बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारे टीचर हो सकते हैं, कोई भी मेंटोर हो सकता है जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाए। और बुक्स, आज की सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम के ज़माने पे हम बुक्स भूलते जा रहे हैं। हम महापुरुषों की आत्मकथा नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने भारत के बारे में इतिहास नहीं पढ़े। तो बुक रीडिंग का कल्चर अगर हम डेवलप करें तो इनोवेशन ऑटोमेटिकली एम्बेड होगा और इनोवेशन एक कल्चर बन जाएगा। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं आपकी भी अपील है कि जो हमारे टीचर्स हैं, तो टीचर्स ना रह के एक सोशल एंटरप्रेन्योर बने। करेक्ट। बच्चों के लिए मेंटरशिप करनी होगी, तो उसके लिए उनको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा कि हमारी 9 से 5 की ड्यूटी है, उसको पढ़ाना है, और उसके बाद नहीं करेंगे तो चलेगा। ये थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। सेकंड है कि 1930 में डॉक्टर CV रमन को आप जानते, नोबेल मिला जी। मैंने कहीं पढ़ा कि 1929 में उन्होंने टिकट बुक कर लिया था। मतलब 1 साल पहले उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मुझे इस पर नोबेल मिलेगा, और उन्होंने 1 साल पहले टिकट बुक कर लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उनकी लैब की अगर फोटोज आप गूगल में कहीं देखेंगे, छोटी सी जगह पर, आज हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, बट रिसर्च की क्वालिटी उस लेवल पे नहीं है। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, हो रहा है,
बट मुझे लगता है इसमें और रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। करेक्ट। तो रिसर्च की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, और खासकर जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक गैप आ रहा है जो प्रोफेशनल्स, और ये मैं आना भी चाहता था प्रोफेसर असी वर्मा सर से भी मिले, उनका भी बहुत कंसर्न है, जेन्युइन है, प्योर साइंस के स्टूडेंट कम हो रहे जी। BSc MSc जैसे टीचर्स मिलते हैं स्कूल लेवल पे, वो कम हो रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं। एंड प्रोफेशनल कोर्सेज BTech का हो गया, BBA BCA MCA, ये लगातार बहुत जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च को और भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब है जॉब ओरिएंटेशन, ज्यादातर लोग जॉब करना पसंद करेंगे। तो मैं एक चीज ये जानना चाहता था कि कैसे आप मतलब अपील करेंगी, क्योंकि एक आप महत्वपूर्ण पद पे है, आज ईश्वर की कृपा से आप ऐसे क्षमायुक्त के रूप में हैं, लेकिन ईश्वर हो सकता है आपको शिक्षा विभाग में भी आगे भेजे, विज्ञान तकनीकी विभाग में भी भेजे। तो क्या कुछ ऐसा कोई फार्मूला लेके आएंगी जैसे हमारी रिसर्च क्वालिटी बढ़ सके? क्या करेंगी, कुछ ऐसा कुछ कभी सोचा हो आपने, ऐसा कभी ध्यान में आया हो? ये मैं बहुत सोचती हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रही हूँ, और मेरा हमेशा मन था कि जैसा आपने पूछा था इसमें ना जाती तो हायर स्टडीज करके मैं, मेरी रुचि रही थी चीज़ों में और रिसर्च में। मैं एक वाकया शेयर करती हूँ अपने पर्सनल लाइफ से, और उसके बाद इस सवाल को मैं आगे ले जाती हूँ। मुझे मौका मिला था डिफेंस सेक्टर में सहायक सचिव बनने का, असिस्टेंट सेक्रेटरी, हमारे ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। तो रक्षा उत्पादन क्षेत्र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का मंत्रालय है, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, 3 महीने ट्रेनिंग करने का। तो मुझे लगा रेगुलर ट्रेनिंग होगी, फाइल्स होंगी, डिफेंस के बारे में सीखने को मिलेगा और ये सब। जब मैं वहाँ गई तो मुझे एक, जो मेरे जॉइंट सेक्रेटरी थे, मेरे जो सीनियर थे, एक तरीके से जैसे PhD में गाइड होते हैं उस तरीके से मान लीजिए, तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि कुछ इनोवेशन लाइए डिफेंस में, और इस पे आप काम करिए और कुछ बनाइए, और एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है डिफेंस में, और मैं चाहूँगी आप लोग भी इसके बारे में पढ़ें। उसका नाम है IDEX, इनोवेशन, IDEX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आप जानते हैं आज भी भारत जैसा शक्तिशाली देश इंपोर्ट डिपेंडेंट है डिफेंस की मेजर चीज़ों में। टैंक्स हो गया, आर्मर्स हो गए, सबमरीन्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हम रशिया से, US से इंपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा रक्षा क्षेत्र में, क्योंकि वो हमारी सॉवरेंटी को रिप्रेजेंट करता है। जो IDEX प्रोजेक्ट था उसका ये उद्देश्य था कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनी से इंपोर्ट क्यों करें। हमारे देश में यूनिकॉर्न्स हैं, हमारे देश में स्टार्टअप्स हैं, हमारे देश में छोटे छोटे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो भले टैंक नहीं बना सकते हैं मल्टी बिलियन करोड़ का, बट टैंक का एक कंपोनेंट बना सकते हैं, जो सबमरीन का एक कंपोनेंट बना सकते हैं, जो इंफ्रारेड लाइट्स बना सकते हैं, जो सोल्जर्स के लिए रात में चलने वाले नाइट विजन कैमरास, ड्रोन्स, ये सब बना सकते हैं। IDEX का एक उद्देश्य था कि इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करना स्टार्टअप्स के माध्यम से। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, जैसे आप लोग एग्जाम लेते हैं बच्चों का और बेस्ट आपने कोई चैलेंज दिया बच्चों को, और जो चैलेंज सॉल्व कर लेता है उसकी भर्ती हो जाती है। तो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दिग्गज जो उनके सीनियर्स हैं वो बैठते थे, वो चैलेंज थ्रो करते थे। उनका नाम था डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, DISC। उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि हमारी आर्मी को ये प्रॉब्लम हो रही है, नेवी को ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इसका सोल्यूशन लाइए। स्टार्टअप्स अपने अपने सोल्यूशन, जैसे शार्क टैंक में होता है, स्टार्टअप्स अपने अपने सोल्यूशन के साथ आए, उन्होंने प्रेजेंट किया सीधे आर्मी, नेवी चीफ्स और एयरफोर्स चीफ के सामने। जो आइडिया उनको ठीक लगा उन स्टार्टअप्स को लिया गया, उनकी प्रोडक्ट वायबिलिटी, रिस्क असेसमेंट चेक किया गया, उनको इंक्यूबेट किया गया। ये क्या, नीति आयोग में काम चल रहा था और मैं नीति आयोग के टॉप फ्लोर पे जहाँ YPs बैठते हैं, यंग प्रोफेशनल्स, वहाँ बैठ के मैंने ये काम किया। सभी स्टार्टअप्स का रिस्क मैट्रिक्स बनाना, असेसमेंट करना, प्रोडक्ट वायबिलिटी देखना, उनको इंक्यूबेट करना, हैंड होल्ड करना, उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, इनिशियल फंडिंग जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, स्पार्क्स फंडिंग नाम दिया था। और फिर उन स्टार्टअप से सीधे प्रोक्योर करना। स्टार्टअप्स को दिक्कत कहाँ आती है, मार्केटिंग और मार्केट कैप्चर करने की। तो हमने उनको अश्योर किया कि ठीक है, आप जो बनाएंगे भारत सरकार उसको खरीदेगी, आप ये बना के प्रोडक्ट हमें दीजिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मुझे मौका मिला था 22 साल की उम्र में प्रेजेंट करने का। मेरे आइडिया को बेस्ट प्रेजेंटेशन चुना गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी सर के सामने मैंने प्रेजेंट किया और ये आह्वान किया कि जो हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें ये चेंज किया जाए कि स्टार्टअप्स भी सीधे हम उनसे खरीद सकें, जो कि पहले बहुत टफ प्रोसेस था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कैबिनेट से पास करा के और DPP में चेंजेस हुए और अब स्टार्टअप से सीधे प्रोक्योरमेंट
डेवलपमेंट हो रहा है और इंडक्शन हो रहा है उन प्रोडक्ट्स का। तो दिस वाज एन एग्जाम्पल कि अगर इनोवेशन पे ध्यान दिया जाए, रिसर्च पे ध्यान दिया जाए और उनको मार्केट प्रोवाइड किया जाए, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रोवाइड किया जा सकता है, तो स्टार्टअप्स कितना अमेजिंग काम कर सकते हैं। और कुछ महीने बाद रक्षा मंत्री जी ने इसको अवार्ड दिया, मुझे बुलाया गया था, हमारी टीम को बुलाया गया था, फेलिसिटेट किया गया था कि और आईडेक्स प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हमारे स्टार्टअप सीधे रक्षा क्षेत्र को अपने प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं जो डिफेंस के काम कर रहे हैं। ये मैंने एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए शेयर किया कि ये चीज़ अगर हम लोग हर जगह फॉलो करें, आज स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, हायर एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है स्टार्टअप्स को। ज़रूरत है प्रचार प्रसार की, स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड करने की, हैंड होल्डिंग की। जैसे एक बच्चा होता है उसे हैंड होल्डिंग करके हम ऊपर लाते हैं, वैसे स्टार्टअप्स इज लाइक एन इन्फेंट। उसको आप 0 to 1 लाने के लिए उसको आप हैंड होल्डिंग दे दीजिए तो वो वंडर्स कर सकते हैं। तो दिस इज द नीड। और हमारे देश में पोटेंशियल की रिसर्च की कोई कमी नहीं है। आपको हर नुक एंड कॉर्नर में, गांव में भी आपको जुगाड़ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जिससे हम अपना काम कर लेते हैं। सो वी नीड टू प्रमोट देम, वी नीड टू कैच देम यंग, वी नीड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, जो कि सरकार बहुत हद तक बहुत योजनाओं से कर रही है। वी नीड टू टेक देम फॉरवर्ड कि हम उनको प्रोवाइड कर सकें प्लेटफॉर्म, ताकि इंडिया वर्ल्ड स्केल पे अपने आप को आत्मनिर्भर भारत जो हम देख रहे हैं सपना, और जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर कहते हैं कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो गोल्डन पीरियड को हम इंडिया में ला सकते। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं सौम्या जी का भी कहना है कि 22 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रोजेक्ट को स्वरूप प्रदान किया और उसको प्रमोट किया प्राइम मिनिस्टर सर के सामने। तो उनसे तो मुझे लगता है डबल ट्रिपल एज के टीचर्स और प्रोफेसर सब जगह काम कर रहे होंगे। तो उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स को उनको भी मुझे लगता है प्रमोट करना चाहिए। टीचर्स को भी आगे आना चाहिए, अपने बच्चे के छोटे से इनोवेशन को बड़े लेवल पे ले जाएं। और मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी हमारे आईएएस ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर स्कूल का सपोज करिए, उसने कि एक बच्चे ने बहुत अच्छा इनोवेशन किया, तो लेके कहाँ जाए जी। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है आज भी महसूस होती है। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ आपके थ्रू ही कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा प्रोविजंस बनाए, कुछ मीटिंग्स में ऐसा वो डिस्कस करे कि जो आईएएस ऑफिशियल्स हैं उनमें से कुछ लोग डिक्लेयर हो कि ये आईएएस ऑफिसर्स आपके सिटी के अगर कोई इनोवेशन है उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे सपोज एक छोटे से गांव का भी एक इनोवेशन निकल के आता है, टीचर वहां पर जाके डीएम कार्यालय में या अदर किसी ऑफिशियल के पास पहुंच के प्रमोट करना चाहे तो प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये मैंने भी महसूस करी कि हमारे बच्चों ने जब इनोवेशंस किया तो हम लेके कहाँ जाए। और आईआईटीज एनआईटीज सब बहुत अच्छे, बट ऑलरेडी उनके पास उनके इतने काम है कि वो कैसे चीज़ों को दें। तो मैं ये चीज़ नॉलेज में भी लाना चाहता था कि जो इकोसिस्टम है इसको ग्रास रूट लेवल से लेके आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने तो अपने स्टेट में भी 2-3 बार मिनिस्टर से मीटिंग में ऐसा प्रपोजल किया। हमारे पास एक स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये एक इकोसिस्टम डेवलप करे कि बच्चों के इनोवेशन को, फिर उनके प्रोजेक्ट, प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट और फिर उनको मार्केट में ले जाने का पूरा इकोसिस्टम स्टेट गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए। और हमारे आईएएस ऑफिसर्स कमाल के होते हैं, उनको अगर हम एक छोटा सा भी कुछ एक लाइन लिख के दे दे तो उससे वो कई बुके बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये एक मेरी आपसे के थ्रू भी अपील है लोगों से, जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, एक स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन ऐसा कुछ आज यूपी को भी ज़रूरत है। बहुत टैलेंट है, तो मैंने तो बहुत टैलेंट देखा है, बट वो टैलेंट खो जाता है क्योंकि बच्चा क्या है कि गार्जियन भी कहता है इससे क्या होगा, और थोड़े दिन बाद वो खुद ही कहने लगता है इससे क्या होगा। मुझे आज भी याद है कि एक स्टूडेंट ने हमारे एक जो बाइक है उसमें एक इनोवेटिव डिवाइस बनाई थी। बाइक का अगर कहीं एक्सीडेंट होगा तो वो तुरंत मैसेज आसपास के हॉस्पिटल्स एंड पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किसी एंगल पे टिल्ट होती है बाइक, उसका एक एंगल होता है, उससे ज़्यादा हो रहा है यानी कि एक्सीडेंट हुआ। उसने प्रोविजनल पेटेंट भी लगाया, बट वो कहीं ना कहीं मैंने भी उसको कई जगह प्रमोट करने का, तो उसमें कहीं एक एज का बॉन्ड आ गया, बोले इसकी एज बहुत कम है तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा क्या था कि 12th में अभी स्कूल एजुकेशन में इसलिए नहीं कर पाएंगे। कई चीज़ें फेस करने के बाद, जबकि उनके इवन खुद फादर जो थे वो जीएसटी ऑफिस में थे, उन्होंने पैसा भी खर्चा करा, बट अल्टीमेटली उसने अपने प्रोजेक्ट पे काम बंद कर दिया। इमेजिन कि अगर वो मेड इन इंडिया और मेड इन भारत ऐसा कुछ बन के आता तो हो सकता था। तो ये एक प्रॉब्लम हम टीचर्स महसूस करते हैं। दैट इज़ वाई आप लोग ऐसी जगह जाते हो, ऐसे लोगों से मिलते हो कि एक फाउंडेशन यूपी में भी बनना चाहिए। आप लोग यूपी में ही हैं, तो मुझे लगता है आप उसके लिए एक की पर्सन आने वाले समय हो सकते हैं कि
हम सब जानते हैं आप यंग एंड डायनेमिक इन चीज़ों को लेके। एंड द थर्ड जो अभी आपने कहा डॉक्टर कलाम का हम सब जिक्र करते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहीं ना कहीं प्रूव किया कि एक राष्ट्रपति क्या हो सकता है। राष्ट्रपति होता है, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, सब कुछ होता है, बट मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल विशेषकर इतनी यूनिवर्सिटी में विजिट करी है। कहीं ना कहीं वो ये छोड़ के सबके लिए गए हैं, वो मिनिस्टर हो, वो IAS PCS ऑफिसर्स हों, वो इंडस्ट्री में बैठे हुए बड़े लोग हों, एक मैसेज कन्वे करके गए कि देखो आपको अपना ऑफिस भी छोड़ के निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो मुझे भी लगता है कि आप जैसे लोग जब स्कूल्स में विजिट करते हो, 800,000 बच्चों को एड्रेस करते हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक अपील विज्ञान भारती के माध्यम से ये भी रहेगी कि आप कभी हमारे विज्ञान भारती के साथ जुड़ के जब भी टाइम मिले आपको, तो कुछ स्कूल्स हम लोग प्लान करेंगे, आप विजिट करें, आप जाएं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फाइनली मुझे लगता है हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस पे मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद बंगाल में जन्म लिए, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं किताब पढ़ रहा था कि जाफना पोर्ट पे जब वो एक रात के लिए श्रीलंका के लिए रुके, तो वहाँ गली गली में उनका स्वागत हो रहा था, लोग फूल फेंक रहे थे। आप कल्पना करिए कि बंगाल में जन्म लेने वाला व्यक्ति और श्रीलंका में एट दैट टाइम आई थिंक तमिल ही बोली जाती होगी, वहाँ शायद भाषा लोग नहीं समझते होंगे और उस समय तो कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, बट क्या पर्सनैलिटी डेवलप करी। यानी कहीं ना कहीं लीडर्स बनने के लिए आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों। अगर आप लीडर वाकई बनना चाहते हैं, किसी भी स्टेज में आप बन सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं स्वामी जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट ही लेना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को पढ़ना चाहिए और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि स्वामी विवेकानंद जैसा हर बच्चा बने, हर बच्चा ऐसी सोच रखे। आज के लोग जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी उनके जीवन से इंस्पायर होकर बहुत कुछ कर सकते हैं जी। एक लास्ट मैसेज आप क्या छोड़ना चाहेंगे उनके लिए, जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर स्वदेशी भाव जगे? बिल्कुल, आपने बहुत बड़े शख्सियत का नाम लिया, स्वामी विवेकानंद जी। और मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं IAS की तैयारी कर रही थी तो मेरे रूम में किताबों के अलावा सिर्फ एक पोस्टर था सामने, जो मैंने अपने स्टडी टेबल के चिपका के रखा था, और उसमें लिखा था अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। और ये वाक्य हैं स्वामी विवेकानंद जी के, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। मुझे भी सौभाग्य मिला अपने 9th 10th 11th 12th में उनकी किताबें पढ़ने का, उनके जीवन के बारे में पढ़ने का। और जैसे मैं बोल रही थी ना, इंस्पायरर मेरे लाइफ के स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे इतने सरल व्यक्तित्व का व्यक्ति पूरे दुनिया में, शिकागो में जब उन्होंने बोलना शुरू किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरी दुनिया में तालियां गड़गड़ाई भारत की। तो उनसे जीवन में एक चीज़ सीखने को मिलती है जिसे मैं कहती हूँ फैट फॉर्मूला फॉर सक्सेस, और फैट की स्पेलिंग होती है FAT। उनके जीवन से मैंने सीखा कि जीवन में कुछ भी अगर आपको पाना है, यू हैव टू बी एनीवेयर और एवरीवेयर। आपको चाहिए फोकस, अच्छा एटीट्यूड, F से फोकस, A से एटीट्यूड और T से थॉट प्रोसेस। स्वामी जी का फोकस बहुत क्लियर था कि उनको भारत की संस्कृति को चारों तरफ फैलाना है। उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। भारत को उस समय स्नेक चार्मर्स और ये सब का देश कहा जाता था। उन्होंने कहा नहीं, भारत की बहुत रिच संस्कृति। उनका एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण पॉजिटिव था, और उनका थॉट प्रोसेस, उनके विचार बहुत शुद्ध थे। तो आज अगर हम अपना फोकस क्लियर रखें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और विचारों को शुद्ध रखें, तो जीवन में हम सब कुछ, जो भी सपना हम देख रहे हैं, वो पा सकते हैं। एंड एज दे से, सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। मैं सोचती थी 10th में टॉप कर लिया, सक्सेसफुल, 12th में टॉप कर लिया, सक्सेसफुल, IAS में टॉप कर लिया, सक्सेसफुल। बट सक्सेस कोई डेस्टिनेशन, कोई स्टेशन नहीं है, वो एक जर्नी है। जीवन के हर पड़ाव में आपकी सफलता की परिभाषा बदलती रहेगी, आपकी सफलता के मायने बदलते रहेंगे। तो आपको जीवन के हर पड़ाव पे अपने गोल्स, अपने लक्ष्य बदलने हैं, आगे निरंतरता से बढ़ते रहना है। और मैं लास्ट में यही 2 लाइन कहूँगी जो मैंने अपने रोल मॉडल्स और अपने इंस्पायरर से सीखा है, कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, क्योंकि जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। क्या बात है। और मुझे लगता है इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत खूबसूरती के साथ स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से और इतनी खूबसूरत लाइनों के माध्यम से हम लोग पूरा कर पाए। निश्चित रूप से लाखों लाखों युवाओं को ये प्रेरित करेगा
सौम्या जी से फिर कभी किसी विषय में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।